मुंबईमध्ये आजपासून जागतिक हिंदू आर्थिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आणि मुख्यमंत्री फडणवीस बोलले। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर उपस्थित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की पुरोधा श्री स्वामी विज्ञानंद जी, आज के अध्यक्ष हमारे राजेश शर्मा जी, पद्मश्री टीवी मोहनदास पै जी, शैलेश त्रिवेदी जी, हमारे बीच उपस्थित सुरेश बघेरिया जी, संजय नगरकर जी, विपिन जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस मुंबई नगरी में जो भारत की आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, मनोरंजन की राजधानी है, इस राजधानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बार एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए महाराष्ट्र को चुना, मुंबई को चुना। और मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई न केवल हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, आने वाले दिनों में हमारे देश की फिनटेक की राजधानी भी मुंबई बनने जा रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ने पिछले कई वर्षों में हमारे आर्थिक सामाजिक विकास के क्षेत्र में हिंदू इथोस के आधार पर हम विकास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कई संकल्पनाएं हमारे सामने रखी है। हम सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में और हमारी सभ्यता में एक मूलगामी अंतर यह है कि वहां यह माना जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा, जिसमें ताकत नहीं होगी वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू चिंतन ने कभी भी इस बात को नहीं माना। हमारे चिंतन ने माना है कि जो जन्मा है वो जिएगा और समाज उसके जीने की व्यवस्था करेगा। और ये जो अंतर है, इस अंतर के चलते अगर हम हमारा इतिहास देखें तो दुनिया में हमारी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने कर्मण्यता के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे विकास किया है। दुनिया की आज की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं शोषण नजर आता है, उपनिवेशवाद नजर आता है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, जो हम लोग ये जानते हैं और हमेशा कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में दुनिया के जीडीपी में करीब 35 से 39% हिस्सा ये भारत का था। ये जो आर्थिक प्रगति भारत ने की, ये कभी भी उपनिवेशवाद के भरोसे, शोषण के भरोसे नहीं की। हमने कभी आक्रमण करके, लूट के अपनी संपत्ति को बड़ा नहीं किया। तो हमारे चिंतन ने हमेशा अपने पुरुषार्थ के भरोसे अपनी संपत्ति को बड़ा किया। और हमारे देश में, हमारे चिंतन में उसी राजा को बड़ा माना गया जिस राजा ने देने का काम किया। लेने का काम करने वाले राजा को हमने कभी बड़ा नहीं माना। जो देता गया, जो लोगों का कल्याण करता गया, जो जनता का कल्याण करता गया, उसी को हमने हमेशा बड़ा माना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के बाद या लगातार आक्रमणों के बाद
जिस प्रकार की अवस्था हमने इस देश में देखी और स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार का आर्थिक चिंतन हमने देखा, तो वो दौर भी था कि 90 के दशक में हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था और मजाक में कहा जाता था कि ये तो चींटी के पांव से चलता है, ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है। या फिर यह भी कहा गया कि एक प्रकार से ये तहस नहस होने वाली अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से समाप्त होने वाली अर्थव्यवस्था है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को आज जब लोग देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है, यही आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रोथ रेट होने वाला है। और आज जब लगातार हम लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। लोग कहते थे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कभी विकसित हो ही नहीं सकती, लेकिन जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए विकास को पाया जा सकता है। और ये विकास भी सबको साथ में लेकर इंक्लूसिव विकास हो सकता है। इसका नमूना अगर किसी देश ने दिया है तो हमारे भारत ने दिया है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसकी नींव इस देश में किसी ने रखी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। उनके कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई और इसको परमोच्च बिंदु पर ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने नव भारत के निर्माण में इस प्रकार की पॉलिसीज को तैयार किया जिसमें गतिशीलता है, जिसमें पारदर्शिता है और जिसमें इंक्लूसिविटी है, जिसके कारण आज भारत बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानूंगा कि जिस समय हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बात का विचार करते हैं कि कैपिटलिज्म के कारण हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लोगों में दूरियां बढ़ी है। हम लोग ये कहते हैं जिस प्रकार से गरीब और अमीर की दूरी बढ़ रही है और लगातार ये चर्चा होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या होगा, ऐसे समय भारत जब मात्र अपने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता है, तो मैं ऐसा मानता हूं ये हिंदू ग्रोथ का मॉडल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने तैयार किया है, ये अपने आप में एक अनुपम इस प्रकार का मॉडल है। और भारतीय चिंतन के आधार पर, हिंदू चिंतन के आधार पर हम जब लोग आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से दुनिया को हम लोग एक नई सीख दे सकते हैं, ये भी आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम लोग ये कहते हैं कि 2030 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। शायद वो तो 2028 तक ही हम कर लेंगे। अभी कई अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती है कि प्रोबेबली बाय 2030 वी विल बी 7 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन। लेकिन चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की बात कहने के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया, हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030
हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करे, वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का जमाना चला गया। अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030। और इसके लिए हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और इस काउंसिल के माध्यम से महाराष्ट्र की इस ग्रोथ को हम कौन से क्षेत्र में प्रोपेल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसका एक अभ्यास किया और उसके आधार पर हमने हमारी नीतियों को तैयार किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम विकास की बात करते हैं तो द स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड द स्पीड ऑफ डेटा विल डिटरमिन द ग्रोथ। स्पीड ऑफ ट्रैवल इसलिए कि दुनिया ने भारत को जिस प्रकार की व्यवस्था में आज खड़ा किया है, उस व्यवस्था में ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग एक प्रमुख भूमिका अब निभा सकते हैं और हमको निभानी ही पड़ेगी। अगर हम वैश्विक व्यापार का विचार करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा जब तक भारत नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड के समय चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया और जिसके कारण दुनिया का व्यापार मानो ठप हो गया, तो दुनिया ये मानती है कि अब ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। और इसलिए स्पीड ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, फिर वो व्यक्तियों की हो या गुड्स की हो, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है और उसी दृष्टि से हम लोगों ने महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स का विचार करते हुए 360 डिग्री में विचार किया है। हम लोग यहां पर जो हाई स्पीड हाईवेज है उनका एक जाल बुनना चाह रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हाई स्पीड हाईवेज हम लोग तैयार कर रहे हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हमने तैयार किया, 700 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड रोड मात्र 5 सालों में हमने बनाया, जो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट को सीधा जेएनपीटी पोर्ट से जोड़ता है। तो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट आज ऐसे हैं कि जो सीधे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इससे एक सप्लाई चेन को बड़ी ताकत मिल रही है, चाहे वो हमारे रोड्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो या फिर हमारे एयरपोर्ट्स हो। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को और महाराष्ट्र को दुनिया की मैरीटाइम ताकत बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज हमारे भारत का जो कंटेनर ट्रैफिक है, 60% कंटेनर ट्रैफिक ये मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट हैंडल करता है। अभी हमने एक नया पोर्ट तैयार करने का फैसला किया जिसके काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये वाढवण पोर्ट है। ये पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा पोर्ट है और 10 किलोमीटर तक 20 मीटर डीप ड्राफ्ट का ये पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इस पोर्ट पर आ सकता है। तो भारत को एक नई मैरीटाइम ताकत के रूप में अब महाराष्ट्र डेवलप करने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूं हमारे सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये पोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हमारी सरकार ने दिया है, विशेष रूप से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद, 2014 के बाद जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को बदला है। मुझे याद है 2019 में एक ड्वाइच बैंक ने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ड्वाइच बैंक ने कहा था कि देश में जितने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से 49% प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आज महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं। मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, जिस प्रकार से मुंबई का कोस्टल रोड बना है, 22 किलोमीटर की सी लिंक
जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ती है, 22 किलोमीटर सी लिंक, ये हमने मात्र 5 वर्षों में बनाकर तैयार कर दी है। और एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने निवेश किया है। और ये स्पीड ऑफ ट्रैवल के साथ साथ स्पीड ऑफ डेटा, ये भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम लोग जा रहे हैं, उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई एंड महाराष्ट्र शुड बी डेटा कैपिटल। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश में जितनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी है, उसकी 65% कैपेसिटी अकेले महाराष्ट्र ने खड़ी की है। और आने वाले दिनों में जो सारा हमारा डेटा रिलेटेड बिजनेस है, ये बिजनेस महाराष्ट्र में संचालित होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने खड़ा किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिजिटल इकोनॉमी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को डिसरप्ट कर रहा है, ये एक पॉजिटिव डिसरप्शन, इसको हम लोगों को स्वीकारना ही होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी को नकार कर कोई आगे नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी तो घोड़े के जैसी है। अगर घुड़सवार घोड़े पर बैठकर उस घोड़े को दौड़ाए तो हमारी गति बढ़ सकती है। इसलिए घोड़े पर बैठकर दौड़ने से डरना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी भी घोड़े जैसी है, उस पर अगर हम बैठ गए तो हमारी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। और घोड़ा जो उस पर घुड़सवार ठीक से बैठता है, उसी को मानता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए टेक्नोलॉजी भी हमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसलिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को हम लोग तेजी से आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव होती है। टेक्नोलॉजी ये समझती नहीं है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है, औरत है या आदमी है। टेक्नोलॉजी में तो ये तय होता है कि एक वर्चुअल क्यू होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इस आधार पर टेक्नोलॉजी काम करती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समता की, जिस समरसता की बात हम लोग करते हैं, उसको अचीव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है, जिस टूल के आधार पर आने वाले दिनों में एक विकसित इस प्रकार का महाराष्ट्र हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये करते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वाटर, पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वाटर कंजर्वेशन पर हमने बहुत जोर दिया है। वाटर कंजर्व, क्योंकि हम लोग तो हमारे इथोस में हम लोग कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिता, हम लोग ये कहते हैं त्याग से सेवन करो। आज दुनिया जो कह रही है वो हमने पीढ़ियों दर पीढ़ी हमने कहा है कि अगर हम लोग केवल शोषण करेंगे तो हम कभी भी हमारी धरती को बचा नहीं पाएंगे। हमको तो दोहन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम गोमाता का दोहन करते हैं, वैसा ही दोहन हमको करना पड़ेगा। शोषण करके हम दुनिया को नहीं बचा सकते। के आधार पर हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पर बहुत जोर दिया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है, 2020 में भारत की सरकार ने जिस समय पूरे देश का वाटर टेबल का एक चार्ट घोषित किया, तो उसमें देश के अलग अलग राज्यों में वाटर टेबल कम हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य ऐसा था जिसमें वाटर टेबल ऊपर आया था। और साथ साथ देश में जितने वन है, जंगल है, इसका जो आच्छादन है, इसमें भी सबसे ज्यादा जंगलों की बढ़ोतरी ये महाराष्ट्र में हुई थी। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ हम लोग काम करना चाहते। अभी नदी जोड़ प्रकल्प हमने शुरू किया है, जिसमें हम लोग नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में केवल 16% हमारी एनर्जी ये रिन्यूएबल्स के माध्यम से आती है, लेकिन 2030 में 52% हमारी एनर्जी ये रिन्यूएबल के माध्यम से आएगी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50,000 मेगावाट की है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में हम लोगों ने जो काम शुरू किया है और जो काम हम लोगों ने कंसीव किया है, इसका अगर हम लोग एक पूरा आंकड़ा देखें तो 54,000 मेगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ग्रीन एनर्जी के भरोसे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के विकास को हम लोग आगे ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिया हुआ समय मैंने एक्सीड कर दिया है। मैं बात करता रहूंगा,
तो नेता हूं, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी भी फोरम के कुछ नियम होते हैं। मेरे सामने से समय आपने हटाकर गलती कर दी। समय रखते तो मैं समय में बात करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन भले ही आपने समय हटाया हो, फिर भी मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि भारत की विकास की यात्रा बहुत तेजी से शुरू हो गई है और इस यात्रा में जो हमारा शाश्वत विचार है वही विचार हमको आगे ले जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश में केवल आर्थिक और सामाजिक नहीं तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये सारी चीजें मिलाकर भारत को एक मजबूत देश के रूप में प्रस्थापित कर रही है। आने वाले दिनों में दुनिया भारत की ओर ही देख रही है, दुनिया को दिशा भी भारत देने वाला है और ऐसे समय इस भारत के पावर हाउस के रूप में, इस भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में, इस भारत की ताकत के रूप में महाराष्ट्र को प्रस्थापित करने का काम हम करेंगे। ये विश्वास मैं आप सभी को देता हूं। फिर एक बार अलग अलग देशों से यहां पधारे हुए हमारे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महाराष्ट्र और मुंबई को ये मौका दिया कि यहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।